हे एवरीवन। पिछले कुछ लेक्चर से पहले हमने एक अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया था, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स, जिसमें से हमने पहला टॉपिक देख लिया है। और जो हमारे पास दूसरा टॉपिक था वो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, जिसमें हमने दो लॉस ऑलरेडी देख लिया है। अब हम रिमेनिंग दो लॉस देखने वाले इस लेक्चर में, और हम कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। सो विदाउट इन डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो थर्ड लॉ क्या स्टेट कहता है? थर्ड लॉ जो है, थर्ड लॉ कहता है अगर हमारे पास ए कोई रियल नंबर है, इफ ए इज एनी रियल नंबर और एम और एन दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो ए रेज पावर एम रेज पावर एन दैट इज इक्वल टू ए रेज पावर एन रेज पावर एम या ए रेज पावर एम एन। ठीक है, तुमको लॉ समझ आ गया ना? अब हम इस लॉ को प्रूव करेंगे, लेकिन प्रूव करने से पहले मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको ये लॉ समझ आ जाए। देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास देखो टू रेज पावर थ्री रेज पावर फोर होगा, कैसे करोगे सॉल्व इसको? देखो, इसको ऐसे सॉल्व करिए। इट इज इक्वल टू टू रेज पावर या फोर रेज पावर थ्री इज इक्वल टू टू रेज पावर फोर इंटू थ्री। और वो कितना होता है? टू रेज पावर कितना? 12। और ये कितना होता है? टू रेज पावर 12, ये होता है 4096 के बराबर। समझ आ गया तुमको? मतलब मेरे कहने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास थ्री रेज पावर, एक मिनट, टू इंटू टू है, क्या करोगे इसको सॉल्व? कैसे करोगे? कुछ नहीं करना है। थ्री इंटू टू इज इक्वल टू थ्री इंटू फोर इज इक्वल टू 81। ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फोर अपॉन थ्री हमारे पास है, फोर अपॉन थ्री रेज पावर टू, रेज पावर थ्री, वो सॉल्व कैसे करोगे? सॉरी, मतलब रेज पावर मान लो तुम टू, कैसे सॉल्व करोगे इसको? कुछ नहीं, फोर इंटू फोर बाई थ्री इंटू फोर बाई थ्री, टू इंटू टू, दैट इज इक्वल टू फोर अपॉन थ्री का पावर फोर। ये सॉल्व करोगे तो आएगा 256 बाई 81। मतलब इन दोनों पावर का तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, दैट्स इट। लेकिन तुम फोर को अंदर भी लिख सकते हो, ऐसा भी कर सकते हैं। अगर मेरे पास एक्स रेज पावर ए का पावर बी है, तो दैट इज इक्वल टू एक्स रेज पावर बी। बी को अंदर भी ले सकते हो तुम, ए को बाहर भी ले सकते हो। ये बराबर होता है ए और बी को मल्टीप्लाई करवा दो। आई होप तुमको ये लॉ समझ आ गया होगा, ये लॉ क्या है। लेकिन अब हम इसका प्रूफ देखेंगे। लॉ को यूज करना आ गया होगा तुमको, अब हम प्रूफ देखते हैं इसको। चलो, प्रूफ कैसे, देखो प्रूफ कैसे करेंगे इसको। ए रेज पावर एम, मुझे बोलो ए का पावर क्या है? एम है। लेकिन ए रेज पावर एम का पावर क्या है? वो एन है। मतलब क्या? मैंने ए रेज पावर एम को खुद के साथ मल्टीप्लाई करवाया है, लेकिन हाउ मेनी टाइम्स? एन टाइम्स। ठीक है, अब ए रेज पावर एन मतलब क्या है इसका? मैंने ए को मल्टीप्लाई करवाया खुद के साथ। ए का पावर क्या है? एक एक्सपोनेंट एम है ना, मतलब आई हैव मल्टीप्लाइड ए बाय इटसेल्फ एम टाइम्स, एम टाइम्स। उसके बाद इनटू, यहाँ पर ए का पावर क्या है? एम है। एम है ना, तो मैंने ए को कितनी बार मल्टीप्लाई करवाया है? एन टाइम्स। अब इसी तरह ये कितनी बार चलेगा? ये चलेगा टोटल, अरे यार, ये टोटल कितनी बार चलेगा? एन टाइम्स चलेगा ना। ये तो बस इसका एक्सपैंडेड फॉर्म है। जब ये एन टाइम्स चल रहा है, कितनी बार लिखा गया है? तो वो कितनी बार लिखा गया है? एम एन टाइम्स लिखा गया है। ए इंटू ए इंटू ए, ये कितनी बार लिखा गया है? एम एन टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर ए का पावर एम था ना, यहाँ का पावर ए पर एम, ये मैंने कितनी बार एन टाइम्स लिखा है ना। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं ए को मैंने कितनी बार लिखा है, तो वो एम एन टाइम्स लिखा है। तो यहाँ पर भी ए एम, यहाँ पर भी ए एम इंटू एम इंटू एम, ये कितनी बार? एन टाइम्स। तो अगर मैं तुमसे पूछूं ए कितनी बार लिखा गया है, वो एम एन टाइम्स लिखा गया है। अगर ए यहाँ पर एम एन टाइम्स लिखा गया है, तो ए का पावर क्या है? ए एम एन। सो
ए रेज पावर एम रेज पावर एन किसके बराबर है, ए रेज पावर एम एन। आई होप तुमको ये सिंपल सा प्रूफ समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट लॉ को स्टडी करते हैं। चलिए कॉपी कर लो, वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट लॉ, फोर्थ लॉ क्या कहता है देखो। फोर्थ लॉ, अगर तुम्हारे पास वही ए और बी आर रियल नंबर्स और एम और एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स, देन देखो अगर अब ये होगा ए बी रेज पावर एन दैट इज इक्वल टू ए रेज पावर एन बी रेज पावर एन, इसका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या फोर्थ लॉ का, अगर ए अपॉन बी रेज पावर एन होगा दैट विल बी इक्वल टू ए रेज पावर एन अपॉन बी रेज पावर एन, लेकिन जहां पर बी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले प्रूव करने से पहले लॉ को समझते। देखो अगर मेरे पास 6 है तो 6 में क्या लिख सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एग्जाम्पल 28 है, मान लो 28 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 7 लिख सकता हूँ, एंड दैट इज इक्वल टू 4 रेज पावर 1 इंटू 7 रेज पावर 1। बहुत सिंपल है, इसमें नहीं अप्लाई हुआ, चलो देखते इसमें करते हैं अप्लाई। 36 मान लो, 36 को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 9 इंटू 4 36। अब देखो हम क्या लिख सकते हैं इसको, बिकॉज यहाँ पर पावर सेम है ना, तो हम बेसिस को कंबाइन कर सकते हैं। आया समझ, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, और 36 क्या होता है 6 स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ समझ आ गया, अगर पावर सेम है तो बेसिस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। लॉ नंबर 1 क्या था, अगर बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये लॉ क्या, अगर तुम्हारे पावर एक्सपोनेंट सेम है तो तुम बेसिस को खुद को मल्टीप्लाई करवा सकते हो। मतलब क्या है, अगर मेरे पास 4 रेज पावर 3 इंटू 2 रेज पावर 3 है, यहाँ पर है ना पावर सेम, तो मैं बेसिस को कंबाइन कर सकता हूँ, 4 इंटू 2 ऊपर रेज पावर 3, वही लिखा है ना यहाँ पर। ये रिवर्स उल्टा भी चलता है ना, ए रेज पावर एन इंटू बी रेज पावर एन किसके बराबर होता है, ए बी रेज पावर एन। यहाँ पर समझ आ रहा है तुमको, हाँ 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, 3 5 एंड 12। अब तुम मुझसे पूछोगे लॉस हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास ये लॉज है। आया समझ तुमको, आ गया होगा। और एग्जांपल्स लेते ताकि तुमको लॉ समझ आ जाए, ये लॉ क्या आगे स्टडी करते हैं। देखो अगर मेरे पास 3/2 का पावर 3 होगा, सिंप्लीफाई कैसे करोगे, देखो मतलब a बाई बी रेज पावर n है ना, वो क्या होता है बराबर a रेज पावर n अपॉन b रेज पावर n, दैट इज इक्वल टू 27 है ये, और ये तुम्हारा 8 है। ऐसा समझ। इसी तरह अगर मेरे पास 2 रेज पावर 4 अपॉन 6 रेज पावर 4 है, तो पावर सेम है ना डिवीजन में, तो हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर तो देखो यहाँ पर प्रोडक्ट में था ना, अगर पावर सेम है तो और बेसिस प्रोडक्ट में है तो हम उनको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हो, अगर पावर सेम है और बेसिस डिवीजन में है तो तुम उनको डिवाइड कर सकते हो, लेकिन कब, जब पावर सेम हो। ऐसे लिख सकते हैं इसको 2/6 अपॉन रेज पावर 4, ये कितना होता है 1/3 रेज पावर, दैट इज इक्वल टू 1/81। क्यों किया आपने सिंपलीफाई, देखो ऐसे इसको सिंपलीफाई करना मुश्किल है। 6 रेज पावर 4 ये किसको पता है, पता है तुमको, मुझे नहीं पता, डिफिकल्ट है इसको फाइंड आउट करना, लेकिन हम यहाँ पर लॉ का यूज करके इसको आराम से सिंपलीफाई करवा सकते हैं। इसी तरह देखो अगर 3 रेज पावर 6 होगा अपॉन 5 रेज पावर, मान लो सॉरी 12 रेज पावर 6, करो कंबाइन, इसको करो निकालो सोल्यूशन। मुश्किल है ना, लेकिन लॉ का यूज करके मैं सिंपलीफाई कर सकता हूँ, बिकॉज पावर सेम है और बेसिस डिवीजन में तो उनको डिवाइड कर सकता हूँ ना। 3/12 लिखूंगा यहाँ से, और ये 6, अब ये 3 1 3 4 1/4 का रेज पावर 6, ये तो ईजी है फाइंड आउट करना। 1 रेज पावर किसके बराबर होगा, 1 रेज पावर 6 अपॉन 4 रेज पावर 6, 1 रेज पावर 6 हो तो 1 ही होता है,
4 रेज पावर 6, इसको फाइंड आउट निकाल सकते हो तुम, फाइंड आउट कर सकते हो उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आई होप तुमको ये लॉ समझ आ रहा होगा, ये लॉ क्या कहता है। और कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास लिखा होगा आर रेज पावर पी इंटू एस रेज पावर पी, बिकॉज पावर सेम है तो हम बेसिस को, और बेसिस प्रोडक्ट में है ना, तो मैं कंबाइन कर सकता हूँ इनको। आई कैन राइट एट, मैं को लिख सकता हूँ आर एस रेज पावर पी। लेकिन अगर देखो पी रेज पावर ए होगा इंटू पी रेज पावर बी, यहाँ पर बेसिस सेम है, अगर बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड कर सकते हो, ए प्लस बी लिख सकते हो। तो देख, तो यू शुड वॉच इट केयरफुली कि क्या सेम है, क्या पावर सेम है, क्या बेसिस सेम है, वो देखना जरूरी है। फर्स्ट लॉ कहता है अगर तुम्हारे पास बेसिस सेम है और प्रोडक्ट में है तो पावर्स ऐड करोगे। लॉ नंबर 2 कहता है अगर तुम्हारे पास बेसिस क्या है, बेसिस सेम है लेकिन डिवीजन में है, तो पावर सबट्रैक्ट होता है। तीसरा लॉ क्या कहता है, जो हमने इससे पहले पढ़ा, ए रेस पावर एम रेस पावर एन दैट इज इक्वल टू ए रेस पावर एम इंटू एन। और फोर्थ लॉ क्या कहता है, अगर पावर सेम है और बेसिस प्रोडक्ट में है तो बेसिस को तुम मल्टीप्लाई करवा सकते हो। लेकिन अगर पावर सेम है और बेसिस डिवीजन में है तो उनको डिवाइड कर सकते हो। ये लॉ है ना, ये ऐसे भी होल्ड होता है और ऐसे भी होल्ड होता है। मतलब देखो अगर मुझसे पूछा जाए 36 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 रेज पावर 2 इंटू 3 रेज पावर 2। ये हो गया ना, ये तुम यहाँ से यहाँ गए। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी यहाँ से यहाँ जाना होगा, कैसे जाऊँगा, अगर एक्स रेज पावर ए होगा इंटू वाई रेज पावर ए होगा, यहाँ पर बेसिस सेम है लेकिन पावर सेम है और प्रोडक्ट में है, तो क्या करोगे, बेसिस को मल्टीप्लाई करोगे, एक्स वाई। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, हाँ एक्स का पावर भी ए है, वाई का पावर भी ए है, या ऐसे करवा सकते हो। ऐसा समझ तुमको। देखो देखो देखो, अगर थ्री रेज, अगर तुम्हारे पास 2 इंटू 3 रेज पावर 4 है, कैसे फाइंड आउट करोगे, इसका मतलब क्या है, 2 रेज पावर 4 इंटू 3 रेज पावर 4 दैट्स इक्वल, ये कितना होता है 16, ये होता है 81। इसको फाइंड आउट करो। इसी तरह अगर तुम्हारे पास 4/3 इंटू 3/2 है, का पावर 4 है, 2 है सॉरी, कैसे करोगे, 4/3 रेज पावर 2 इंटू 3 रेज पावर 2 रेज पावर। आई होप तुमको ये लॉ समझ आ गया होगा। अब इसका प्रूफ देख रहे हैं, बहुत सिंपल है। इसका प्रूफ देख रहे हैं। देखो ए बी रेज पावर एन, ए बी का पावर क्या है, एन, मतलब मैंने ए बी को खुद के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई करवाया होगा, एन टाइम्स। ये मैंने एन टाइम्स लिखा है यहाँ पर। ये तुमसे कोई पूछे ए बी कितनी बार लिखा गया है, एन टाइम्स। अगर मैं तुमसे पूछूं ए कितनी बार लिखा गया है, वो भी एन टाइम्स लिखा गया होगा। अरे ए बी लिखा गया एन टाइम्स, ए बी लिखा, अरे ए बी लिखा गया एन टाइम्स, ए कितनी बार लिखा गया होगा, एन टाइम्स लिखा गया होगा ना, बिल्कुल एन टाइम्स लिखा गया होगा। इनटू बी कितनी बार लिखा गया होगा, एन टाइम्स। बहुत सिंपल है। अरे यार फॉर एग्जाम्पल 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं ना 4 इंटू 2। 4 कितनी बार लिखा गया है, एक बार लिखा गया है। 2 कितनी बार लिखा गया है, एक बार लिखा गया है। वो यहाँ पर लिखा है ए बी अगर एन टाइम्स है तो ए कितनी बार लिखा गया एन टाइम्स, और बी कितनी बार लिखा गया एन टाइम्स। अगर ए एन टाइम्स लिखा गया मतलब ए का पावर क्या है, ए रेज पावर एन, मल्टीप्लाइड बाई बी कितनी बार लिखा गया है, एन, तो बी का पावर क्या है बी एन। तो ये तो मुझे प्रूव करना था ना, ए बी रेज पावर एन इट्स इक्वल टू ए रेज पावर एन इंटू बी रेज पावर एन, और उल्टा भी इसका ट्रू है। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट का प्रूफ। ए अपॉन बी
रेज पावर n, मतलब a बाई बी को मैंने खुद के साथ मल्टीप्लाई करवाया होगा कितनी बार, n टाइम्स, क्योंकि a अपॉन बी का पावर क्या है, n। तो अगर a अपॉन बी, तो a अपॉन बी को मैंने कितनी बार n टाइम्स लिखा है, मतलब a कितनी बार लिखा गया तुमने, a को मैंने n टाइम्स लिखा होगा ना, ये तुम्हारे पास a कितनी बार लिखा है n टाइम्स, अपॉन b कितनी बार लिखा गया होगा n टाइम्स। तो अगर a n टाइम्स लिखा गया, a का पावर क्या है, a रेज पावर n अपॉन b रेज पावर n, लेकिन b जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में जीरो होता है तब वो उसका वैल्यू क्या होता है, इनडिटर्मिनेट, जो हम लिमिट चैप्टर में समझेंगे ऐसा क्यों होता है। तो हमारे चारों के चारों लॉस कंप्लीट हो गया है। अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उसके बाद लेक्चर को टर्मिनेट करते हैं। अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अपने इस टॉपिक पर। तो चलिए, तो पहला प्रॉब्लम है ना, देखो पहला प्रॉब्लम क्या है, हमसे कहा जा रहा है, नया पेन लेते हैं, इवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। पहला प्रॉब्लम क्या है ना, हम बोला जा रहा है 5 रेज पावर 2 इंटू 5 रेज पावर 4। देखो सॉल्व कैसे करेंगे इसको। तो मैं देख पा रहा हूँ कि बेसिस सेम है, और अगर बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड करते हैं। कौन सा लॉ है, पहला लॉ हमने पढ़ा था, अगर हमारे पास बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड किए जाते हैं m प्लस एन। ए रेज पावर m इंटू ए रेज पावर n किसके बराबर है, ए रेज पावर m प्लस एन। आपने प्लस क्यों किया सर, क्योंकि बेसिस सेम थे, मैंने पावर्स को ऐड कर दिया। प्रूफ हमने देखा है, जिन्होंने नहीं देखा है जाके प्रूफ देखो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिस सेम है ना, तो पावर्स को ऐड करेंगे, दैट इज इक्वल टू 5 रेज पावर 6। बोलिए कितना होता है, 15625। चलो दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, अगर मेरे पास 5 रेज पावर 8 डिवाइडेड बाई 5 रेज पावर 3 है, तो आंसर क्या आएगा देखो। अभी जब मैं प्रॉब्लम की तरह देखता हूँ, मैं देख पा रहा हूँ कि बेसिस सेम है, लेकिन इस टाइम पावर जो बेसिस सेम है, बेसिस सेम है लेकिन बेसिस इसमें है, प्रोडक्ट में नहीं है, डिवीजन में है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। इस टाइम नहीं कर, इस टाइम पावर को ऐड नहीं कर देना, पावर्स घटाओगे, क्यों, क्योंकि बेसिस तुम्हारे डिवीजन में है, इसीलिए घटाओगे। तो आंसर क्या आएगा, 5 रेज पावर 8 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 5 रेज पावर 5, और ये होता है बराबर 3125। यहाँ मैंने कौन सा लॉ यूज किया, देखो अगर मेरे पास ए रेज पावर एम अपॉन ए रेज पावर एन है, दैट्स इक्वल टू ए रेज पावर एम माइनस एन। यहाँ ऐड करते हो, यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हो, क्यों कि यहाँ बेसिस प्रोडक्ट में है, यहाँ पर बेसिस डिवीजन में है, इसीलिए सब्ट्रैक्ट किया। चलो तीसरा प्रॉब्लम देखते हैं। अब अगर मेरे पास 3 रेज पावर 2 अपॉन 3 रेज, सॉरी ये है, अब क्या करूँ। एक तरीका क्या है ना सॉल्व करने का, पहले 3 रेज पावर 2 निकालो, जो वो आएगा उसका उसका क्यूब करो। लेकिन 3 रेज पावर 2 9 होता है, 9 का क्यूब थोड़ी सबको मालूम होगा। तो एक एफिशिएंट वे सॉल्व करने का क्या है, क्योंकि आप देखो हमेशा ट्राई करो ना, बेस हमेशा आप छोटा, कोशिश करो छोटा बेस हो, कि उसकी पावर्स आपको याद होगी। जितना बेस बढ़ता जाएगा उसकी पावर्स रिमेंबर करना आसान नहीं होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं 2 रेज पावर 3 क्या होगा, 8 है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं 15 रेज पावर 3 क्या होगा, किसी को नहीं मालूम होगा। क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर बेस बड़ा है ना, तो जितना बेस छोटा होगा उसका पावर हमको याद होता है, ऐसा समझ। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हमने ऑलरेडी लॉ पढ़ा हुआ ना, अभी इसी लेक्चर में हमने लॉ पढ़ा ना, अगर ए रेज पावर एम रेज पावर एन होगा तो हम इन दो पावर्स को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, ए रेज पावर एम इंटू एन। इसका सोल्यूशन क्या होगा, 3 रेज पावर 2 इंटू 3, दैट्स इक्वल टू 3 रेज पावर 6, और वो कितना होता है 729। अब ये नहीं बोलना मेरे को 3 का भी पावर याद नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता उसका। रिमेंबर, एज अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट तुमको 2 के पावर्स ऐसे आने चाहिए, 3 कैसे, 4 कैसे, 5 कैसे, मतलब 1 से लेकर 10 तक तुम्हें पावर्स याद होने चाहिए, सारे नहीं, एटलीस्ट 10 तक तो होने चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है ना, हाँ अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम, देखो 3 रेज, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ, 3 रेज पावर 6, और वही होता है 729। प्रॉब्लम देखते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम क्या है, देखो मेरे पास 11
अपॉन 12 का क्यूब है। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। हमने इसी लेक्चर में एक लॉ देखा, ए अपॉन बी रेज पावर एन किसके बराबर होता है, ए रेज पावर एन अपॉन बी रेज पावर एन, यहाँ पर बी जीरो की नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 12 जीरो के बराबर नहीं। अब मैं सिंप्लीफाई कैसे करूँ इसको, बहुत सिंपल है, 11 क्यूब अपॉन 12 क्यूब। 11 क्यूब कितना होता है, 1331। अब देखो इसको मैं ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ ना, देखो 12 को मैं लिख सकता हूँ ना 4 × 3, क्योंकि देखो एक तरीका तो है 12 का क्यूब लिख लो, हो गया सॉल्व, लेकिन 12 का क्यूब थोड़ी मुझे मालूम होगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं 12 को लिख सकता हूँ ना 4 × 3 लिख सकता हूँ। उसके बाद ये तो इसको ऐसे लिख रहा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 रेज पावर 3 इंटू 3 रेज पावर 3। ठीक है सर, इसको ऐसे लिखा। अब 4 रेज पावर 3 में थोड़ी मालूम होगा मुझे, मेरे को तो 2 रेज पावर 2 मालूम है अपॉन 3, ठीक है ना, बस 4 को मैंने 2 स्क्वायर लिखा इंटू 3 का क्यूब, कितना होता है 27 इज इक्वल टू 1331। अब 2 का पावर, ये तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, तो 2 रेज पावर 6 आ जाएगा इंटू 27। ये करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ही सॉल्व हो गया था, लेकिन ये जस्ट मैं और उसको खींच रहा हूँ सोल्यूशन को, ठीक है। देखिए किसके बराबर होता है 131, ये कितना होता है 64 इंटू 27, इसका आंसर क्या होगा 1331 अपॉन 1728। इतना करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि अगर तुम्हें 12 का क्यूब मालूम है, लिखो 12 का क्यूब सीधे, कोई जरूरत नहीं इतना करने की, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है, मेरे पास 3/4 का माइनस रेस टू -3 है। अरे नेगेटिव पावर, अब क्या करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, नेगेटिव पावर को क्या, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ए रेस पावर माइनस एम किसके बराबर होता है 1/a रेस पावर m। यहाँ पर क्या आएगा, इसका आंसर क्या होगा 1/3/4 का क्यूब इज इक्वल टू 1/3 क्यूब कितना होता है 27 अपॉन 64। हर को इसको ऐसे, इस यहाँ पर कौन सा लॉ यूज करेंगे हम, ये वाला लॉ, यहाँ पर हम ये वाला लॉ यूज करेंगे। अगर तुम्हारे पास a अपॉन बी रेस पावर n है, दैट इज इक्वल टू a रेस पावर n अपॉन b रेस पावर n, यहाँ पर क्या आएगा 3 क्यूब अपॉन 4 क्यूब। अगर मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या किया, मल्टीप्लाई किया 4 क्यूब से, तो यहाँ पर 4 क्यूब पॉप अपियर हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, कितना होगा 3 क्यूब आएगा यहाँ पर। ये कितना होता है 4 क्यूब 64, 3 क्यूब कितना होता है 27, तो ये तुम्हारा आंसर रहा। आई होप तुमको पहला सवाल सॉल्व समझ आ गया होगा। अभी दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करते चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है ना, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है, बट आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, बिकॉज मैं थोड़ा ये, मेरे लिए पेन टैब थोड़ा नया है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है राइटिंग लिखने में। आई होप कि ओवर टाइम ये ठीक हो जाएगा। पहला प्रॉब्लम क्या देखो, मेरे पास 2/11 4 इंटू 11/3 का स्क्वायर इंटू 3 रेज़ पावर 2। अरे इतना बड़ा एक्सप्रेशन सॉल्व कैसे करूंगा, ये बहुत सिंपल है यार। देखो कौन सा यूज करोगे, ए अपॉन बी रेज पावर एन किसके बराबर होता है ए एन, ए यहाँ पर क्या है 2, तो 2 रेज़ पावर 4 अपॉन बी रेज पावर एन, बी क्या 11 इंटू यहाँ पर क्या करोगे, अरे लॉस का यूज करना है, जो अभी हमने 4 लॉस पढ़े ना उनका यूज करना है। 11 ए अपॉन बी रेज पावर स्क्वायर, कौन सा लॉ है ये फोर्थ लॉ है ना। क्या करोगे 11 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या करोगे 3 रेज़ पावर 3, 3/t का क्यूब किसके बराबर होगा 3 क्यूब अपॉन 2 क्यूब। अब क्या करोगे, रुको दिखाता हूँ क्या करेंगे। अब देखो यहाँ पर 2 रेज़ पावर 4 है, यहाँ पर 2 रेज़ पावर 3 है कि नहीं, तो बेसिस अगर सेम हो और बेसिस डिवीजन में हो तो प्रोडक्ट पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं ना, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 रेज़ पावर 4 माइनस 3 इंटू, इसी तरह यहाँ पर 3 का बेस क्या है, 3 का पावर क्या है 3 है, यहाँ पर क्या है 2 है, तो जब बेसिस सेम होता है लेकिन डिवीजन में तो होते हैं ना सब्ट्रैक्ट, तो 3 रेज़ पावर 3 माइनस 2। इसी तरह 11 को क्या लिखूंगा मैं,
यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 4 है, मतलब 11 का पावर क्या आएगा? 2 माइनस 4। अब क्या करोगे तुम? बोलो। घटाओगे ना? घटाओ। समझ आ गया ना? बिल्कुल। सर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखो पावर सेम है और बेसिस प्रोडक्ट में है, तो मल्टीप्लाई करवा दो। 2 × 3 का पावर 1 इंटू 11 माइनस रेस माइनस 2 होता है 6। अब मैं 11 को इसको भी क्या लिख सकता हूँ? ए रेस पर माइनस एम, इसके बराबर होता है 1/a रेस पर एम। इसको मैं लिख सकता हूँ ना 11² 6/121 इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप हमने यहाँ पर काफी लॉस का यूज किया। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। चलो वीडियो को पॉज करो और कॉपी करो। आई होप कॉपी कर लिया होगा। तो इस लेक्चर के लिए इतनी रखते हैं प्रॉब्लम्स, और एक लेक्चर बनाते हैं जिसमें हम और कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे इन लॉज पर, और उसके बाद हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर द लेक्चर। आई होप तुम लेक्चर को एंजॉय कर रहे होगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे होगे और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होगे। थैंक यू फॉर द लेक्चर।